हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोवित्सा एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, उसका आज हम लेक्चर फर्स्ट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से इस क्लास का हम लोग खत्म करने वाले हैं और एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के नाम से शुरू करेंगे, आखिर में ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी होते क्या है। ओके, तो चलिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं पता आप लोगों को, आई होप पता होना चाहिए कि आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास आम का पेड़ है। ओके, मैंने उस आम को पेड़ को लगा दिया, तो आम के पेड़ को मैंने लगाया तो क्या वो प्राकृतिक हुआ? वो प्रकृति के द्वारा उगा है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसे हमने लगाया है। तो जो पेड़ पौधे या जो झाड़ियां अपने आप से उगेंगी, खुद से, स्वयं से, बिना मतलब कि मनुष्य की सहायता के बगैर जो पेड़ पौधे उगेंगे, उन्हीं को प्राकृतिक वनस्पतियां कहे जाएंगी। जैसे कि जंगलों में घास हो गए, झाड़ियां हो गई, ये सब प्राकृतिक में आएंगे, क्योंकि उन्हें कोई लगाने नहीं जाता वहां पे। वो एक हिसाब से कहा जाए प्रकृति ही लगाती है। ओके, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन और वन्य प्राणी क्या होती है पहले वो भी जान लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी मतलब, वन्य मतलब किससे लिया गया है? वन से। प्राणी मतलब जीव। जो प्राणी मतलब वन में रहते हैं उन्हें ही वन्य प्राणी कहा जाएगा। जैसे कि ये शेर, बाघ, चीता और हाथी, जैसे आप लोग बहुत से मतलब वन्य प्राणियों को जानते ही होंगे। आई होप आप लोग इतने समझदार तो है ही। चलिए हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं उसका बुक के अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन है उसे पहले समझ लेते हैं, और आप लोगों को प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, वह वनस्पतियां जो बिना मानव सहायता के स्वयं उगती हैं। वह वनस्पतियां जो बिना मानव सहायता के स्वयं उगती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक आम का पेड़ लगा दिया, ओके, तो ये मैंने लगाया है तो अपने आप से तो उगी नहीं है, तो ये प्राकृतिक में आएंगी नहीं। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक जंगल है। ओके, यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे एक खेत है, ठीक। तो यहाँ पे जंगल में क्या होगा? बड़े बड़े पेड़ उगेंगे, घास झाड़ियां उगेंगी। ओके, और उसके बाद फिर ये हमारा खेत है, यहाँ पे फसलें उगेंगी हमारी। ओके, हमारी फसलें उगेंगी। तो इसमें से प्राकृतिक कौन सा हुआ? हमारा जंगल हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसमें अपने आप पेड़ पौधे उग रहे हैं, घास उग रही है, झाड़ियां उग रही है, और ये जो फसल है वो हमारे द्वारा लगाई गई है, तो प्राकृतिक तो हो ही नहीं, क्योंकि वो मनुष्यों की सहायता से लगाई जा रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती है इसको समझते हैं। वह वनस्पतियां जो बिना मानव सहायता के स्वयं उगती है तथा लंबे समय से मानव प्रभाव में न पड़ने के कारण इन्हें प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। अभी जो मैंने बताया वह वनस्पतियां जो मानव सहायता, जो बिना मानव सहायता के स्वयं उगती है तथा लंबे समय से, जैसे बहुत घने घने जंगल, जैसे अमेजन जंगल को ले लिया जाए, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, जैसे वहां पे कुछ ऐसी जगह है, जैसे एक शब्द कहा जाए वो प्राकृतिक ही है, वहां पे इंसान नहीं गए हैं पेड़ लगाने, वो अपने आप ही उगा हुआ है ना। इसलिए अगर उसे देखा जाए तो वो प्राकृतिक में आएगा, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। लंबे समय से मानव, वहां पे कुछ कुछ ऐसी मतलब की जगह है जहाँ पे मानव भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो मानव प्रभाव से भी दूर है, तो उन्हें प्राकृतिक में कहा जाएगा। ओके, चलिए, वह वनस्पतियां जो बिना मानव सहायता के स्वयं उगती है तथा लंबे समय से मानव प्रभाव में न पड़ने के कारण उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पतियों का डिफिनेशन होगा। और आगे चलिए उसके बाद, और नोट में एक चीज ये ख्याल रखिएगा, जैसे कि कृषि, फसलें, बाग बगीचे, ये प्राकृतिक वनस्पतियों में शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसानों द्वारा ये क्रियाकलाप जो है, कृषि का, फसलें उगाना, बाग बगीचे लगाना, ये सब तो इंसानों द्वारा किया जाता है ना। भगवान ने जैसे प्रकृति में एक हिसाब से कहा जाए प्रकृति भगवान है, तो उसे वो तो जंगल उगाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बाकायदे बगीचा लगाएंगे, वो फसल उगाएंगे, ऐसा है नहीं। वो तो प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं, इसलिए प्राकृतिक वनस्पतियां उन्हें ही कहा जाएगा। इसलिए कृषि, फसलें और बाग बगीचे प्राकृतिक वनस्पतियों में नहीं शामिल होंगे। ओके, चलिए अब हमारे भारत की जो कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, हमारे भारत में क्या क्या है प्राकृतिक चीजों में, वो देख लेते हैं। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देश में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले जो देश है, हमारा भारत मतलब इतना, यहाँ पे जैव विविधता फिर भी काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं कटे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भी नहीं है अगर देखा जाए तो। 12 जो प्रमुख जैव विविधता वाले देश हैं, जैव विविधता मतलब जैसे कि जहाँ बहुत ज्यादा जीवों में विभिन्नता है ना, बहुत
कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार के जीव, पशु पक्षी, उसे जैव विविधता वाला देश कहा जाएगा। तो जो 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से हमारा भारत एक है। हमारे भारत में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? 47,000 प्रकार के पौधे हमारे भारत में पाए जाते हैं। सोचिए, तो हमारे भारत, अकेले भारत में 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पूरे विश्व में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते होंगे? प्रकृति भी एक बहुत ही अद्भुत नजारा है। चलिए, फूल 15,000 प्रकार के, सिर्फ भारत की बात हो रही है। और उसके बाद फिर जीव जंतु 90,000 प्रकार के, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो वनस्पतियां मूल रूप से भारत की हैं उसे देशज वनस्पति कहते हैं। जो जैसे कि जो वनस्पति, जैसे मान लीजिए कोई वनस्पति है हमारे भारत की है, ओके, हमारे भारत की है, वो हमारे भारत में ही उग रही है, तो उसे कौन सी वनस्पति कहा जाएगा? उसे देशज वनस्पति कहा जाएगा, जो हमारे भारत की रहेंगी। और जैसे जो वनस्पति है, कोई वनस्पति है दूसरे बाहर देशों से लाई गई, अमेरिका या कहीं से भी लाई गई, दूसरे बाहर देशों से जो आई बाहर से और यहाँ भारत में लगाई गई, उसे विदेशज वनस्पति, क्यों? विदेश से आई है भाई। जैसे मान लीजिए राहुल है, राहुल अपने घर में रह रहा है, अपने भारत के अपने घर में रह रहा है, तो वो अपने देशी हुआ ना, देशज हुआ। और राहुल का दोस्त है जो विदेश में रह रहा है, तो वो विदेशज हो गया ना, विदेशी। उसी प्रकार से ओके, बाहर से लाई गई वनस्पतियों को विदेशज वनस्पतियां कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारी वनस्पतियां हैं उन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब कि कौन किसके कारण जो हमारी वनस्पति, जैसे अलग अलग प्रकार की, आपने देखा होगा कहीं कटीली जैसे कि कांटेनुमा संरचना वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, कहीं की वनस्पतियां ऐसी होती हैं कि उनकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, कहीं छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, कहीं झाड़ियां पाई जाती हैं। ये क्यों होता है अब हम लोग ये जानेंगे इसमें। ओके, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसलिए पूरा लास्ट तक देखें। चलिए सबसे पहले हम लोग भूभाग, भूभाग जो है वनस्पतियों को, यानी कि भूमि, यानी कि भूभाग मतलब भूमि, भूमि कैसे प्रभावित करती है हमारे वनस्पतियों को, ये जानते हैं पहले। ओके, तो भूमि का स्वरूप वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ये क्या कह रहा है कि जैसे हमारी भूमि कैसी है, यानी भूमि का स्वरूप मतलब वो सुंदरता उसकी नहीं, भूमि का स्वरूप मतलब जैसे जैसे भूमि ऐसे ढलान, मतलब कि जैसे पहाड़ टाइप की है कि पठार टाइप की है, मतलब कैसी है, यह मैदान है, ये मैटर करता है कि जो भूमि का स्वरूप है वो वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये तो सीधे प्रभाव डालेगा या भाई प्रभाव डालेगा, चाहे जैसे डालेगा। ओके, चलिए, पर्वत, पठार, मैदान एवं ढालों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पर्वत, पठार, मैदान एवं ढाल, जैसे पर्वतों पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शंकुधारी वृक्ष, जैसे लंबे लंबे ऐसे वृक्ष होते हैं, और पठार है, मैदान में हमारे देखो फसलें उगाई जाती हैं। जैसे जिस तरीके से की जिस तरह की वनस्पतियां उगने के लिए जहाँ सुटेबल पड़ता है, वैसी ही वनस्पतियां वहां उगती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में एक ही जैसी वनस्पतियां उगेंगी। ओके, उपजाऊ मैदान में कृषि अधिक होती है। अब जैसे मैदान है, उपजाऊ मैदान है, गंगा का मैदान है, जैसे उपजाऊ मैदान है, तो वहां पे क्या होगा, कृषि होगा, है ना। ये क्षेत्र वन्य प्राणी को आश्रय देते हैं। अब जैसे भाई जंगल रहेगा, जैसे घना जंगल रहेगा, तो जो वन्य प्राणी रहेंगे, जैसे हमारे नीलगाय वगैरह है, या फिर कोई भी जानवर है, जैसे हाथी, शेर, बाघ, चीता, इन सबको ले लिया जाए, तो इन सबको रहने के लिए आश्रय भी तो चाहिए होता है, बेचारे कहाँ जाएंगे नहीं तो ये जो है हमारी जो वनस्पतियां हैं, ये उन्हें रहने के लिए आश्रय देती हैं। उसके बाद आती है मृदा। मृदा किस प्रकार से हमारी वनस्पतियों को अफेक्ट करती है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे सब प्रकार की वनस्पतियां हर जगह नहीं बढ़ती, जैसे इसीलिए भाई तो हर जगह अलग अलग मिट्टी होती है, काली मिट्टी, क्या बोलते हैं, पीली मिट्टी और लाल मिट्टी, जैसे अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती है ना, तो क्यों होती है, उसका भी तो कारण होगा ना। तो जब अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होंगे वहां पे। चलिए, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग वनस्पतियां उगती हैं, ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मरुस्थलीय मिट्टी में कांटेदार झाड़ियां, आप लोगों ने देखा, जैसे राजस्थान में देख लीजिए, वहां पे कैक्टस
कैक्टस का पेड़ पाया जाता है, मतलब उगता है राजस्थान में, जो रेतीली भूमि है वहां पे। जैसे जैसे जो कांटे मरुस्थली क्षेत्र रहेगा वहां पे कांटेदार झाड़ियां ही पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई जो वो कांटे होते हैं ना, जैसे वो इसलिए होते हैं ताकि उनका पानी जो है ज्यादा निकले ना, क्योंकि वहां पहले से ही पानी कम है। अगर ईस्ट बेटा हो तो उन लोग का छिद्र इतना ज्यादा खुला रहेगा, लगातार वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, तो पानी ज्यादा निकलेगा, इसलिए वो कांटे में बदल जाते हैं, इसकी वजह से पानी कम निकलता है। इसलिए जैसे जहां मतलब जैसे कंडीशन आती है वैसे पेड़ पौधे ढल जाते हैं, और इंसान भी वैसे ही सीख लिए हैं, और जो समय के हिसाब से बदल जाता है वही रह भी पाता है इस धरती पे। ओके। नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी में घने वन पाए जाते हैं। जैसे नदी घाटियां हैं वहां की मिट्टी उपजाऊ रहती है, तो देखा है आप लोगों ने कि कितने घने मतलब बहुत जैसे घने वन पाए जाएंगे, मतलब काफी बड़े बड़े वृक्ष और हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमेशा पानी मिलता रहता है, तो भाई घने वन तो पाए ही जाएंगे ना। उसका पर्वतीय ढाल जो है, पर्वतों पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। पर्वत जो है वहां पे ऐसे आप लोगों ने ये पेड़ देखे होंगे ना, जैसे ऐसे करके कुछ रहता है, ऐसे करके शंकुधारी वन होते हैं, ऐसे शंकु ऐसे शेप के रहते हैं, उन्हें शंकुधारी वन बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय ढालों पे। ओके। ये हमारे दो फैक्टर हो गए हैं, भूभाग और मृदा। अब एक तीसरा है जलवायु। अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, हम लोग चलेंगे अपने अगले फैक्टर की तरफ, जिसका नाम है जलवायु। अब जलवायु किस प्रकार से वनस्पतियों को अफेक्ट करता है ये जानेंगे। जलवायु सबसे पहले तापमान। तापमान को आप लोगों ने देखा, अब जैसे आप लोग ही मान लीजिए कि जैसे अगर आप ही हैं, तापमान आप लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया, जैसे गर्मी का समय चल ही रहा है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है, आप लोगों का हाव भाव बदल जाता है कि नहीं? सोचते हैं कि कितना जल्दी मतलब पंखा मिल जाए या एसी मिल जाए तो और भी बढ़िया है कि नहीं? उसी प्रकार से जब तापमान मिलता है तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें विविधता यानी विभिन्नता आ जाती है, वो अपने आप को मतलब बदलने की कोशिश करने लगते हैं, किस प्रकार से वो लेवल में आ जाए। ओके। तो उसी प्रकार से वनस्पति की विविधता तापमान और नमी पर निर्भर करती है। जो वनस्पति की विभिन्नता है, जो वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जा रही है, वो तापमान और नमी, मतलब उसे तापमान कितना मिल रहा है और पानी मतलब कितना। अब किसी को पानी एकदम, पेड़ आपने छोटा सा लगाया, अब उसको इतना पानी दे दो, इतना पानी दे दो कि वैसे ही सड़ जाए, तो ऐसा भी ठीक नहीं रहेगा ना। इसीलिए उसको कितना तापमान मिल रहा है। अब धूप, जैसे अगर कम धूप वाला पौधा है और उसको दिन भर एकदम धूप में ही रखो, वो अपने आप सूख जाएगा। इसलिए तापमान, ताप और नमी ये दोनों मैटर करता है वनस्पतियों के विविधता में। ओके। उसके बाद ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे पहाड़ों पे हम लोग जाते हैं तो पहाड़ों पे तापमान घटता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पहाड़ों की बात छोड़िए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जितनी ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ही तापमान घटता जाता है। ओके। तापमान में परिवर्तन से वनस्पतियों के प्रकार बदल जाते हैं। तो तापमान में परिवर्तन होता है तो भाई वनस्पतियों के प्रकार तो बदलेंगे ही। जब ये मैंने अभी यही बताया, तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो वनस्पतियों के प्रकार बदल। उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय वनों से शीतोष्ण और अल्पाइन वनों में अंतर होता है। जैसे हमारे यहाँ जो वनस्पतियों के प्रकार हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये जो बता रहा है अभी उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्ण और अल्पाइन ये वन जो है वनों के प्रकार हैं, अभी आगे आप लोगों को वनस्पतियों के प्रकार में पढ़ाया जाएगा, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तब आप लोगों को इसका पूरा मतलब समझ में आएगा। जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और अल्पाइन से अलग होते हैं, ये बताया जा रहा है। क्यों? तापमान मैटर कर रहा है यहाँ पे। अभी ये क्या होते हैं अभी आप लोगों को अगले लेक्चर में बताते हैं। चलिए, अब सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से, भाई सूरज चाचा की तो बहुत बहुत दबदबा रहता है पेड़ पौधों को, क्योंकि भाई खाना यहीं से मिल रहा है, जो अन्नदाता है उससे कैसे पंगा लिया जा सकता है। सूर्य की रोशनी लेकर ही तो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो सूरज भगवान को भाई प्रणाम करते रहिए, क्योंकि इनकी मेहरबानी से ही सब कुछ चल रहा है। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतुओं पर निर्भर करती है। अब ये लाइन क्या कह रहा है इसे देखिए। किसी भी स्थान पर सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, समय जो सूर्य प्रकाश का समय है, उस स्थान के अक्षांश, उसका अक्षांश क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, एवं उस समय ऋतु कौन सा चल रहा है, इस पे निर्भर करता है। जैसे अब हमारे यहाँ का, जैसे कि हमारा भारत कौन से अक्षांश पे है,
आप लोगों को पहले चैप्टर में बताया है अक्षांश देशांतर। अक्षांश कितने कौन से अक्षांश पे है ये मैटर करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, ये अक्षांश में देख लीजिए जो कर्क रेखा जा रही है हमारे भारत से लगभग बीचों बीच से, उसी अक्षांश की वजह से जो अक्षांशीय रेखा कर्क रेखा जा रही है उसकी वजह से ही हमारे भारत को दो भागों में बट गई है। उसकी उसका जो जलवायु दो भागों में बट गया। जलवायु के चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उसका जो भारत का जलवायु दो भागों में बट गया है उसी की वजह से, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, है कि नहीं। अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है पेड़ पौधे के उगने के लिए। उसके बाद ऋतुएं, अब जैसे कौन सी ऋतु चल रही है मैटर तो करेगा ही भाई। जैसे अगर मान लीजिए बरसात का समय तो प्रॉपर पानी मिल रहा है, लेकिन अगर गर्मी का समय भैया इतना तेज धूप लग रहा है तो पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहेंगे। ठंडी का समय चल रहा है तब भी देखो मतलब उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है उन लोगों को, पानी नहीं मिल पाता, उतना बढ़िया धूप नहीं मिल पाता है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है सूर्य का प्रकाश। हमारी वनस्पतियों को जो अफेक्ट करने वाले कारक हैं उसमें जो हमारा टॉपिक जो अगला फैक्टर है तापमान के बाद सूर्य का प्रकाश। चलिए, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करती है। ये लाइन क्या कह रही है समझ में नहीं आया, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का जो समय है, सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करती है। सबसे पहले अगर ऋतुओं की बात की जाए, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो है हमारा कौन सी ऋतु है उस समय का मतलब कितना पड़ रही है इसमें मैटर करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है, ओके, तो गर्मी का समय है तो उस समय हमें धूप बहुत ज़्यादा तेज लगती है कि नहीं। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है हमें। ठंडी का समय है तो कम धूप आ पाती है, कोहरा वगैरह रहता है इसलिए धूप कम आ पाती है तो कम सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो ऋतुओं पर डिपेंड हो गया। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई जितनी रहेगी उस हिसाब से गर्मी, जैसे ज़्यादा ऊंचाई रहेगी तो फिर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा लगेगा, है ना। उसके बाद अक्षांश, जैसे हमारे भारत से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है कर्क रेखा, जो कितना मैटर करती है, हमारे भारत की जलवायु को दो भागों में बांट देती है कि नहीं, इसलिए। उसके बाद अधिक समय तक प्रकाश मिलने से कुछ पौधों में वृद्धि ज़्यादा तेज होती है, कुछ पौधों में कम होती है। वो क्यों? जैसे मान लीजिए एक पौधा है हमारे पास, ओके, एक पौधा है हमारे पास और ये दूसरा पौधा है, ठीक, दो पौधे हैं हमारे पास। तो जैसे एक पौधे को मैं छांव में रख दे रही हूँ और एक पे प्रॉपर ऐसे धूप आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो जो जिसपे प्रॉपर धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है रोज रोज, तो वो जल्दी उगेगा, जल्दी बड़ा होगा, हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे हमारे सूर्य के प्रकाश से ही खाना बनाते हैं। अब भाई जिसे खाना नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। और इसको एकदम छाँव में एकदम जैसे मतलब कि एकदम काल वहाँ पे बिल्कुल प्रकाश ना जाए ऐसे स्थान पर रख दिया जाए एक पेड़ को, और एक को प्रॉपर धूप मिलता रहे। जिसे प्रॉपर धूप मिल रहा है वही तो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, वही बात हो गई। तो सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश तो वनस्पतियों को हमारे मतलब जिंदा रखने में, उन्हें बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए सूरज भगवान का तो बहुत दबदबा रहता है यहाँ पे। चलिए, वर्षण। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो अधिकांश वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, आई होप आप लोग अगले चैप्टर में पढ़े ही होंगे, क्योंकि बिना जलवायु चैप्टर पढ़े आप लोग ये चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होती है। जो मानसून दक्षिण पश्चिम से आते हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं। उन्हें दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को न समझ में आया हो, आपने कहीं और से देखा हो तो वो लेक्चर जरूर देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून वाला, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, मानसून सामान्यतः जून से सितंबर तक रहता है, सक्रिय रहता है। जून से सितंबर तक मानसून मतलब वही जब वर्षा आती है भाई, तो वर्षा कब से आती है, जून से आती है, सितंबर तक रहती है। मतलब मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, उसके बाद लौटने लगता है। मानसून का आगमन, मानसून की वापसी पढ़ाया मैंने। अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं। अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन पाए ही जाएंगे भाई, जब वहाँ पे वर्षा प्रॉपर हो रही है, अच्छे से पानी मतलब उनको मिल रहा है, हरे भरी पत्तियां एकदम लगातार है, उन्हें पीली पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि पानी की कमी नहीं है, सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है, खाना बराबर मिला जा रहा है, बैठे बैठे हरे भरे तो रहेंगे। अब जो भाई इतना काम कर रहा है धूप में, उसे टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है तो वो सूख जाता है। वही पेड़ पौधों के साथ भी होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पेड़ होते हैं। जैसे कि राजस्थान वाला जो एरिया है हमारा, पश्चिमी एरिया राजस्थान का, वहाँ पे रेतीली भूमि है, तो वहाँ पे कुछ झाड़ी नुमा जैसे जो पेड़ हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गए, कटीली झाड़ियाँ जो हैं, बस वही उग पाती हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं। क्यों? वहाँ पे वर्षा कम होती है, पानी प्रॉपर है नहीं। भाई क्यों जाएगा कोई रहने के लिए जहाँ उसे रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था मिल ही नहीं पाएगा, है ना। अब हमारा अगला टॉपिक है वनों का महत्व। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग चलने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब कि टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जो बताया गया है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। चलिए, वनों का महत्व, इस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? वनों का महत्व। वन हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं आप लोग ये जान ही सकते हैं, क्योंकि वनों के बगैर तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए। हमारे जीवन को चलाने के लिए पेड़ पौधे और वन, अगर एक मिनट में हमें खाना न मिले, पानी न मिले, हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वनों के बगैर जिंदा रह ले, क्योंकि वन नहीं रहेंगे तो हवा नहीं मिलेगी। भाई ऑक्सीजन के बगैर तो 1 मिनट में ही लोगों का सांस फूलने लगता है, तो वन तो ज़्यादा जरूरी है ना। चलिए, वन पर्यावरण के संतुलन को बनाया जाता है। सबसे पहले वन पर्यावरण के संतुलन को कैसे बनाता है? जैसे वन रहते हैं जहाँ पे, तो वहाँ का जो पर्यावरणीय संतुलन रहता है, जैसे कि जैसे जहाँ वन रहेंगे ढेर सारे, वहाँ अच्छी हवा चलेंगी, बढ़िया, मतलब वहाँ का तो एक अलग ही माहौल रहता है, ये समझ लीजिए। न ज़्यादा गर्मी रहेगी या ठंडी लगेगी, न ज़्यादा मतलब बरसात तो मान लो होगी ही वनों की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। वायु की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। वायु की गुणवत्ता सुधारने में किस प्रकार से सहायता करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे वन हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसे वन ले लेते हैं, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बराबर बनी रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, वरना हम लोगों को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो भाई इतने ज़्यादा इंसान है, कहाँ से जिंदा रहेंगे। इंसानों की बात छोड़ो, बाकी सभी जो जीव जंतु हैं वो सभी तो ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ना। चलिए, स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जैसे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जैसे अगर कोई एरिया है, ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई एरिया है यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ का जलवायु कितना अच्छा होगा आप लोग सोच ही सकते हैं। अच्छे खासे हरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे, अच्छी हवाएं चलेंगी, बराबर वर्षा होती रहेगी। और अगर फलों वाले पेड़ रहेंगे तो फल, गर्मियों के समय आप लोग देख ही रहे हैं कि आम के पेड़ के नीचे बैठने का तो एक अलग ही मजा होता है ना। कितने लोगों को आम के पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, जरा कमेंट में बताइएगा। चलिए, मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। जैसे मिट्टी के अपरदन क्या होता है? अपरदन यानी बहाव। जैसे हमारा अगर कोई पेड़ है तो उसकी जो जड़ें होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसी जड़ें होती है ना उसकी, जैसे मिट्टी अगर बह के आ रही तो रोक लेता है, जो उसकी जड़ें मोटी मोटी होती हैं, मिट्टी को बहने नहीं देता। अगर सब मिट्टी बह गई भाई, तो हमारे घर पे, जैसे हमारा घर है, यहाँ से अगर मिट्टी बह रही है, ठीक, तो ये हमारा घर है, यहाँ से अगर मिट्टी बह के चली जाएगी तो हमारे घर के पास, हमारे घर के बाहर द्वार पे बचेगा ही क्या? जैसे पेड़ पौधे लगा रहे होंगे तो मिट्टी बची रहेगी ना, बहेगी नहीं, सब बह के रोड पे चली जाएगी, खेतों में चली जाएगी, है ना। और मिट्टी के बहाव को, मतलब अब बहाव जो मिट्टी बहती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नियंत्रित करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे हो जाना जरूरी होते हैं मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए। उसके बाद चलते हो, नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। नदियों के प्रवाह को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं? जैसे नदियाँ बह रही हैं, ओके, नदियाँ बह रही हैं, जैसे मान लीजिए नदी का रफ्तार बहुत तेज है, तो इधर उधर हो गई वो अपने डायरेक्शन से, तो जैसे अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो रोक लेते हैं। नहीं तो जो तटीय क्षेत्र वाले जो गांव वगैरह कस्बे रहते हैं तो सब डूबने की संभावना, मतलब फिर डूब जाते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे पेड़ पौधे जब ज़्यादा नहीं रहते हैं तो अगर रहेंगे भाई तो उन्हें मतलब कि रोके रहते हैं, ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे कि अनेक उद्योगों में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज ऐसी कोई जगह नहीं होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ लकड़ी का सामान न मिले, है ना। तो उद्योगों में किस प्रकार से सहायक है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। लाखों लोगों को आजीविका दे रहे हैं भाई, जब काम किया जा रहा है और लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें रोजगार मिल रहा है, तो लाखों लोगों को आजीविका दे ही रहे हैं पेड़ पौधे। उसके बाद वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। जो हमारे वन्य जीव है, जैसे कि ये शेर, चीता, बाघ, जैसे और बहुत से वन्य जीव हैं, बस यही नहीं है,
तो वो जब रहेंगे वन्य जीवों को आश्रय, जब पेड़ पौधे रहेंगे, घने जंगल रहेंगे, तो वो वहाँ पे रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं है एक मिनट के लिए मान लीजिए कट जाएंगे, सब लोगों ने शहर बसा लिया, वहाँ पे गांव बसा लिया, तो ये कहाँ जाएंगे? गांव में आएंगे, शहर में आएंगे, फिर हमला करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए वनों का वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा महत्व है इनका। वर्षा लाने में, तापमान नियंत्रित करने में तो कितना मददगार होते हैं ये आप लोग जान ही रहे हैं। पेड़ पौधे जहाँ ज्यादा रहते हैं वर्षा भी वहाँ ज्यादा होती है, तापमान नियंत्रित रहता है, ज्यादा तापमान नहीं रहता है वहाँ का, अच्छी हवाएं चलती हैं, बढ़िया मौसम बना रहता है ना। चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हमारा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए लेकिन। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, लेक्चर लॉन्ग हो रहा है। चलिए, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन के कारण क्या है? हमारे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक की बात हो रही है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें परिवर्तन के कारण क्या है? सबसे पहले कृषि भूमि की बढ़ती आवश्यकता। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो भारत की जनसंख्या जब इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर हमारी जनसंख्या मतलब कि खाने वाले बढ़ रहे हैं, खाने वाले बढ़ रहे हैं तो फिर खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उसके लिए कृषि करना पड़ेगा, कृषि के लिए जमीन चाहिए, जमीन कहाँ से आएगी? वनों को काट के। तब प्राकृतिक वनस्पति को काटा जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। कृषि भूमि की बढ़ती आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, आप लोग इसका याद रखिएगा। उद्योगों का विकास एवं शहरीकरण, उद्योगों का विकास आप लोग देख रहे हैं, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह लोग लगाते हैं, जंगलों के साइड लगाते हैं, तो बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है, तो वहाँ पे उद्योगों के विकास में भी मतलब प्राकृतिक वनस्पतियों को मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहरीकरण में क्या हो रहा है? शहरीकरण क्या होता है पहले ये जान लीजिए कि शहरीकरण मतलब जैसे जो गांव के लोग हैं, जब उन्हें प्रॉपर चिकित्सा और क्या बोलते हैं मतलब रहने के लिए, शिक्षा के लिए जब व्यवस्था बढ़िया नहीं मिल पाती है तो वो लोग शहर की तरफ भागने लगते हैं बसने के लिए। जो शहर की तरफ भागेंगे वो लोग, तो शहर में भी जगह चाहिए, शहर में वनों की कटाई की जाएगी, यही प्रक्रिया है शहरीकरण की। खनन गतिविधियां क्या है? माइनिंग की जाती है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उस जमीन में मतलब बढ़िया मिनरल्स वगैरह हैं तो बस हो गया। अब कितने भी पेड़ पौधे ये मैटर नहीं करता, वहाँ से वो मिनरल्स निकाले जाएंगे, माइनिंग की जाएगी वहाँ पे, या फिर कोयला वगैरह बढ़िया मिल गया तो। सड़कों एवं अन्य निर्माण कार्यों में जैसे बड़ी बड़ी सड़कें जो बनाई जा रही हैं, अगर जंगलों के बीच से बनाई जाती हैं तो वहाँ के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है ना। उसके बाद मानव हस्तक्षेप, मानव तो मान लो हर जगह हस्तक्षेप करता है, सब कुछ जो कुछ हो रहा है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मानव के हस्तक्षेप की वजह से ही हो रहा है, जो प्रकृति को इतना नुकसान भुगतना पड़ रहा है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां उनमें परिवर्तन किन कारणों से आया होगा और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। चलिए, भारत में वन क्षेत्र, भारत में वन क्षेत्र कितने हैं? वर्ष 2003 में भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 68 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया गया था, लेकिन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 में जो वनों का कुल क्षेत्रफल आया है 21.05%। सोचिए कितना ज्यादा, 2003 से 2011 के बीच में कितना पेड़ काट दिए गए, जो 68 से 21 हो गया। अब आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए किस प्रकार से मतलब एक हिसाब से बहुत ज्यादा गलत काम किया जा रहा है, हमारे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए, ये चैप्टर हमारा अभी ये लेक्चर अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो रहा है इसलिए अभी हम लोग ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग अगले टॉपिक में अपने वनस्पतियों के प्रकार पढ़ेंगे और 2-3 टॉपिक और पढ़ेंगे, कि छोटे छोटे लेक्चर जब रहते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी होती है। ओके, और ये हमारे 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेक्चर से रिलेटेड है, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और क्यों, ये भी बताइएगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद सुनिए, केंद्र शासित प्रदेश है उसमें वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और क्यों है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। ओके, हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। ओके, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगला लेक्चर आप लोगों का जल्द आने वाला है। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें।